ओके हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस डूइंग रियली वेल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे क्या क्या सॉरी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो रिगार्डिंग कि ये लैंड रिफॉर्म्स है क्या। देखो, लैंड रिफॉर्म समझने से पहले कोई भी रिफॉर्म तभी आता है जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और उसकी प्रॉब्लम समझना हमें ज़रूरी है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे उस टाइम हमारी इकोनॉमी क्या थी। और अगर उस इकोनॉमी की मैं बात करूं तो मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम हमारे मेजॉरिटी जो लोग थे, हमारे 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को छोड़ के गए तो हमारी इकोनॉमी जो थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये एक बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी। अब बैकवर्ड और स्टैग्नेंट का मतलब क्या है कि बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था और कोई ग्रोथ प्रोसेस भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर आइटम जैसे कि फूड ग्रेन हमें इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरी कंट्रीज के लिए। हम सॉरी, दूसरी कंट्री से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जमींदारी सिस्टम क्या था। देखो, जमींदारी सिस्टम में बेसिकली 3 पार्टी थी, जिसे कहा था ब्रिटिशर्स, जमींदार और फार्मर्स। अब ब्रिटिशर्स का एम था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना था फार्मर्स के लिए, और इसलिए उन्होंने रखा जमींदार को। अब जमींदार को क्या किया था कि वो ओनर्स थे उस लैंड के, और उनको कहा गया था कि आप ये लैंड जब फार्मर्स को लीज करते हो, जब आप फार्मर्स को रेंट पे देते हो, तो आपको इसके सामने आपको इनको रेंट कलेक्ट करना है, और रेंट का कुछ पार्ट उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जिसे कहा जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब इसके इसकी वजह से हुआ क्या करता था कि जमींदार जो थे, अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर वो पर्टिकुलर डेट पे उन्होंने कुछ टैक्स पे नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो हुआ क्या करता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे वो लैंड छीन ली जाती थी। तो जो टाइटल ऑफ ओनरशिप था वो उनसे ले लिया जाता था और ऑक्शन पे कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जमींदार जो थे वो काफी ज्यादा हेवी रेंट चार्ज करते थे फार्मर्स के लिए, और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई रोक नहीं था। दे वर फ्री टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स एज वेल एज द लैंड। तो ड्यू टू विच क्या हुआ करता था कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू चार्ज, बहुत ज्यादा रेंट चार्ज कर लेते थे फार्मर्स के लिए, जिसकी वजह से फार्मर्स के पास बहुत ही कम आउटपुट बचता था, और वो आउटपुट को यूज करते थे उनके सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए। अब व्हाट डू मीन बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब मेरे पास इतना ही आउटपुट बचता था कि मैं उसके लिए अपना सेल्फ कंजम्पशन करूं, मेरे पास कोई सेविंग नहीं बचती थी, कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं बेचता था कि मैं मार्केट में जाके बेच सकूं। अब इस सिस्टम से हुआ क्या कि सिस्टम से ये हुआ कि फार्मर्स भी थे ना, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा देते थे उसका मेजॉरिटी पार्ट तो जमींदार लेके चले जाते थे। तो मेहनत करे फार्मर्स और सारा आउटपुट जो है वो जमींदार लेके जाए, इसलिए फार्मर्स भी कभी इंटरेस्टेड नहीं थे कि प्रोडक्शन बढ़ाए, और जमींदार भी कभी इंटरेस्टेड नहीं थे टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एज वेल एज द लैंड। जिसकी वजह से हमारी कंट्री को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बिकॉज आफ्टर 1947 हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज्यादा कम था कि हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। राइट? तो इसको इसको हटाने के लिए, ये प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने एक कमिटी बिठाई जिसका नाम था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कमिटी, और जिसके हेड थे JC कुमारप्पा। अब इनका काम क्या था? इनकी कमेटी का काम था कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे फार्मर्स, और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और यही से शुरू होता है हमारा टॉपिक, जो है लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, जो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री में। तो एग्रीरियन रिफॉर्म कमेटी ने 1949 को एक रिफॉर्म्स में क्या क्या सजेशंस बताए। सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि हमें जितने भी जमींदार से उसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ओके, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी मतलब जितने भी आपके इंटरमीडियरी हैं उसको हटाओ। ये ओनरशिप जो थी वो आपको पास ऑन करनी पड़ेगी वो फार्मर्स को जिनके पास लैंड नहीं है। सो द लैंड शुड बी पास ऑन टू द लैंडलेस फार्मर। ओके, तो जो सेकेंड रिफॉर्म्स था वो था रिगार्डिंग लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स बेसिकली ये था कि मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, कितनी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड एक फार्मर और उसकी फैमिली होल्ड कर सकती है। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था ताकि जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो हर एक फार्मर्स के पास पहुंचे। सिर्फ कुछ ही फार्मर्स ये इतनी बड़ी लैंड ना होल्ड करे, इसके बेसिस पे ये लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स लाया गया। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरह का ये
लैंड सीलिंग किया गया था कि कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड एक इंडिविजुअल और एक फैमिली होल्ड कर सकती है। इसका पर्पस एक ही था, टू प्रमोट इक्वालिटी, हर एक फार्मर्स के पास लैंड रहे। 1960 में जो ये इंट्रोड्यूस किया था, उसके पहले एक मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था जिसे कहते हैं भूदान ग्रामीण मूवमेंट। अब ये भूदान ग्रामीण मूवमेंट जो थे, इसको इस मूवमेंट के हेड जो थे वो थे आचार्य विनोबा। और आचार्य विनोबा का ये मूवमेंट बेसिकली आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, जहाँ ऐसा हुआ था कि जो कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपनी जो लैंड है वो फ्री में जो फार्मर्स है, जो लैंडलेस फार्मर्स है, उनको दे दी गई थी, ताकि हमारा कंट्री डेवलप हो, सभी के पास फार्मिंग की अपॉर्चुनिटीज है, सभी इनकम कमाए और सभी जो है कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करें। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट था वो पूरे इंडिया में फैला, और ये मूवमेंट इंडिया में जब फैला तो अवेयरनेस गवर्नमेंट को है, और गवर्नमेंट ने फिर ये रिफॉर्म लाया, दैट इज लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स के बाद अब हम तीसरे रिफॉर्म पे जाते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। हमने 2 पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ जमींदारी और दूसरा जो था लैंड सीलिंग। अभी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या था? उस टाइम की जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे फार्मर्स थे, उनके पास बहुत ही छोटी छोटी लैंड थी और बहुत अलग अलग जगह पे थी, जिसे बोलते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते, और क्योंकि छोटी लैंड थी तो उसमें इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं हुआ करता था, और आउटपुट नहीं होने की वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा सरप्लस नहीं आया करता था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो इकोनॉमी की थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये एम था कि क्यों ना हम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग करें, और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग से क्या होगा कि जो एक फार्मर है उसके जो अलग अलग जगह जो लैंड थी, इससे अच्छा वो क्या करे कि एक ही जगह पे पूरी हर डिफरेंट लैंड को कंसोलिडेट करे। तो ये किस तरह से होता था? सपोज फार्मर ए की जो एक लैंड है वो बेसिकली एक जगह पे है, और जो उसकी दूसरी लैंड है वो 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या किया जाता था कि गवर्नमेंट उनको कहा जाता था कि आप जो 5 किलोमीटर दूर जो लैंड है उसको आप बेच दीजिए, और उसके अगेंस्ट मैं आपके लैंड के पास में ही दूसरी लैंड आपको बाय करवाता हूँ, जिससे होगा क्या कि आपकी लैंड जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगी। तो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड कंसोलिडेट इनटू अ बिग लैंड, और जिससे क्या होगा कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हो। कमर्शियल फार्मिंग मतलब क्या कि आप फार्मिंग कर रहे हो ताकि मार्केट में जाके आउटपुट बेच सको, रादर देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में सरप्लस बढ़ेगा, सरप्लस बढ़ने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगा। तो तीसरा रिफॉर्म था जो था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब जो चौथा पॉइंट जो था वो था रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट। तो रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट क्या था? अगर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि जो पहले होता था, जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन फार्मर्स के साथ होता था जब आप एक लैंड को रेंट पे देते हो, इस तरह से अभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट क्या, तो एक चीज लाई। रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट बेसिकली क्या था कि अगर एक फार्मर अपनी लैंड को किसी और को देता है तो उस पर कितना मैक्सिमम रेंट वो चार्ज कर सकता है, वो गवर्नमेंट चेक करती थी। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट ही चार्ज कर सकते हो। मतलब 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट मतलब अगर मेरा 120 किलो का आउटपुट निकला है तो उसमें से मैक्सिमम आप कितना रेंट चार्ज कर सकते हो? 40 kg, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप रेंट चार्ज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि फार्मर्स जो है, जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उस लैंड पे, उनको ज्यादा बेनिफिट हो, रादर देन द पर्सन हु ओन्स द लैंड। तो चौथा पॉइंट था रेगुलराइजेशन ऑफ राइट। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट किए। फर्स्ट इज abolition of zamindari, second is land sealing, third is consolidation of holding, and fourth is regularization of rent. अब फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या था? देखो, उस टाइम हमारे पास इतना अच्छा क्रेडिट सिस्टम नहीं हुआ करता था, इतने बैंक हमारे स्ट्रॉन्ग्स नहीं थे कि सभी फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करें। तो इसके लिए फार्मर्स जो थे वो एंकरेज करते थे, सॉरी गवर्नमेंट जो थे वो एंकरेज करते थे फार्मर्स को कि आप क्यों ना कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब क्या कि इंस्टेड ऑफ एक जन फार्मिंग करे, आप मिलजुल के फार्मिंग करो। मतलब सिंगल पर्सन जो एक लैंड पे फार्मिंग करे, सच्चा आप 10 जन मिलके एक बड़ी लेवल पे फार्मिंग करो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप बल्क में परचेज करोगे, और बल्क में परचेज करोगे तो आपका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, आपको डिस्काउंट्स अच्छे मिलेंगे, और जब आप सेल करोगे तो आप अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट जो थी वो कोऑपरेटिव फार्मिंग को काफी ज्यादा प्रमोट करती थी। इसी के साथ हमारे 5 पॉइंट जो लैंड रिफॉर्म्स के थे वो कंप्लीट होते हुए, फर्स्ट जो थी वो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी था, सेकंड लैंड सीलिंग था, थर्ड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग था, फोर्थ था रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, एंड जो फिफ्थ पॉइंट था वो था कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसी के साथ लैंड रिफॉर्म्स खत्म हुए, और जब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्या क्या टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स लाए थे हमारे गवर्नमेंट ने ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े? तो टेक्निकल रिफॉर्म्स तो सबसे पहले, टेक्निकल रिफॉर्म्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या क्या गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स लाए, क्या क्या चेंजेस लाए जिससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े।
तो सबसे पहले शुरुआत की थी यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब है हाई ईल्ड सीड्स। तो उस जमाने को कहते हैं 1965 से 1975 में ये शुरुआत हुई थी, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसका एम यही था कि किस तरह से हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो जो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है वो है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट प्रमोट करती थी कि किस तरह से फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को यूज करें ताकि इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की थी फर्टिलाइजर्स पे, ताकि स्मॉल फार्मर्स भी इसको अफोर्ड कर सके। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था। और इसका एम यही था कि किस तरह से फार्मर्स को अपने किस तरह से पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो फसल खराब हो जाएगी, और कम यूज़ करोगे तो इंसेक्ट्स जो है उसको फसल खराब कर देंगे। सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंसेक्ट एंड उसका इंसेक्ट्स एंड उसका प्रॉपर यूसेज में डालने के लिए ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट थी जो गवर्नमेंट एफिलेटेड थी, और ये फार्मर्स को जाके सिखाया जाता था कि किस तरह से आपको पेस्ट मैनेजमेंट करना है। द फोर्थ पॉइंट इज साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेसिकली ये प्रोग्राम था टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द फार्मर्स। बेसिकली इस प्रोग्राम का एम ये था कि फार्मर्स को किस तरह से सीड सिलेक्शन करना चाहिए ताकि उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, सॉइल का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। तो इन सब के पर था कि टेक्निकलिटी के रिगार्डिंग था, साइंस के बारे में बताते थे। और इसका एम यही था कि किस तरह से ग्रोथ प्रमोट किया जाए, ग्रोथ किस तरह से बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर में, इसका एम ये था। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। देखो, स्मॉल फार्मर्स जो थे उनके पास पैसा नहीं होता था कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला सके, ट्रैक्टर्स खरीद सके और मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर सके। इसलिए गवर्नमेंट का एम था कि फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिलाने के लिए आप उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करो एट ए चीपर इंटरेस्ट रेट, सस्ते इंटरेस्ट रेट में आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करो। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा नेशनल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे उनको कहा गया कि आप फार्मर्स को प्रोवाइड करो लोन एट अ वेरी चीपर इंटरेस्ट रेट, ताकि उन लोन से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सके, वो खरीद सके, अपने फार्मिंग में यूज़ कर सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, जो फाइनली फार्मर्स को भी हेल्प होगा और कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। तो ये 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हुए जो कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में थे। सबसे पहला पॉइंट था यूज ऑफ HYV सीड्स, सेकेंड पॉइंट जो था यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, थर्ड था यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, फोर्थ था साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एंड फिफ्थ पॉइंट था मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये पूरा कंप्लीट होता हुआ कि क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। सबसे पहला था लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म्स। आई होप सो ये तुम्हें काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और इस तरह के कंटेंट में और बनाओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फाइन, थैंक यू।